नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर आधी रात तक फायरिंग, 5 लोग जख्मी। विदेश मंत्रालय ने कहा, शिमला समझौते के बाद यूएन सैन्य पर्यवेक्षक समूह का वजूद खत्म। सीबीआई ने व्यापम मामले में 9 मौतों की जांच शुरू की। इन मामलों में पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई। एसआईटी के काम पर उठे सवाल। दिल्ली में देर रात ढही 4 मंजिला इमारत, 4 महिलाओं समेत 5 की मौत। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। लोढ़ा समिति के फैसले पर होगा विचार। T20 के नए प्रारूप पर चर्चा। और सऊदी अरब में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आतंकी संगठन से जुड़े समूह के 430 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार। बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा। पाकिस्तान की तरफ से ईद पर भी सीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग देर रात तक चलती रही। ताजा गोलीबारी में पुंछ में 5 लोग घायल हुए हैं। इधर भारत ने कहा है कि अब संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के सीमाई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तानी जवानों ने बीते 24 घंटों में पूंछ नौशेरा में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने भी इसका माकूल जवाब दिया। फायरिंग से सीमाई गांवों के लोग दहशत में हैं। पिछले 5 दिन में पाकिस्तान ने 6 बार संघर्ष विराम तोड़ा है। सीमा पार से हो रही गोलीबारी पर सरकार भी पूरी नजर रख रही है। सभी चीज़ों का संज्ञान है। जो एक्शन भी होगा, क्योंकि लगातार ये चीजें हो रही है। मैं समझता हूं कि कोई भी एक्शन बोलकर नहीं किया जाता है। संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं को संयुक्त राष्ट्र सैन्य निगरानी परिषद में ले जाने की पाकिस्तान की कोशिशों की भारत ने निंदा की है। The original mandate of UNMOGIP was to monitor the ceasefire line between India and Pakistan. Following the conversion of the ceasefire line into the line of control in 1972 following the Shimla Agreement, it has been our belief that UNMOGIP has no more role or relevance in this matter. कांग्रेस ने सरकार की पाकिस्तान नीति को मजाक बताया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सीमा पर सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कौन सी देश की कूटनीति है? जम्मू कश्मीर की हालत क्या है? हमारे बॉर्डरों पे क्या हालत है? पूरा देश देख रहा है, जवाब जानना चाहता है। हम इस देश की जहां तक सुरक्षा की बात होगी, ये देश के लोग और कांग्रेस पार्टी जो भी सत्ता में होगा उसके साथ खड़ी रहेगी, पर उस सत्ता पे जो खड़ा है उसको कोई तो कार्रवाई करनी होगी। बॉर्डर के ऊपर में जो भी स्थिति होगी, भारत ने हमेशा कहा है मजबूती से हम इसका जवाब देंगे। हम अपनी सुरक्षा को उसको कहीं पर भी उस पर कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे। इससे पहले रूस के उफा में सहमति के बाद पाकिस्तान 26/11 हमले के मास्टरमाइंड लखवी के वॉइस सैंपल मामले में अपने बयान से पलट गया था। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA ने कहा कि लखवी की आवाज़ के नमूनों को सबूत नहीं माना जा सकता। वहीं नियंत्रण रेखा पर मार गिराए ड्रोन के मामले पर चीन ने भारतीय रुख की पुष्टि की है। चाइनीज पीपुल्स डेली के मुताबिक DJI फैंटम 3 सीरीज का ये ड्रोन चीन में बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इसमें 4 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। अभी भी कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव के काम में NDRF, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और दमकल की 8 गाड़ियों को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इमारत के पास बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था और इसी वजह से नींव कमजोर हो गई और यह हादसा हुआ। घटनास्थल से मलबा हटाने का काम जारी है। इमारत चूंकि संकरी गली में थी, लिहाजा राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। बाकी कुछ फ्लोर पे लोग रहते थे। अब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण था पूरी बिल्डिंग के नीचे आ जाने का, और बाकी वो सारा इन्वेस्टिगेशन हम लोग तो कर रहे हैं। और घटनास्थल से हमारी संवाददाता अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनु, हादसा नींव कमजोर होने से हुआ, लेकिन क्या अभी भी वहां पर लोग दबे होने की आशंका है? जी बिल्कुल दीपक, ये कल रात की घटना है और कल रात को जिस तरह इमारत गिरी तो रात के 9 बज रहे थे। उस टाइम पे काफी लोग जो थे उस इमारत में थे और उस समय जो है उसके बाद अब तक जो है ये बताया जा रहा है कि 5 महिलाओं
समेत एक बच्चे 4 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत हो गई और काफी सारे लोग अभी भी ऐसी इनके एनडीआरएफ टीम की आशंका है कि काफी लोग उसके अंदर अभी दबे हो सकते हैं। इसलिए एनडीआरएफ जो है अपना काम तेजी से करने की कोशिश में है, क्योंकि काफी समय हो चुका है। यहाँ से मलबा हटाने में भी काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इलाका बहुत कंजस्टेड है और 4 मंजिला इमारत गिरी है, जिस वजह से एनडीआरएफ टीम को और वहाँ के स्थानीय लोगों को लगता है कि काफी लोग अभी भी उस मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। अनु, ये क्या रिहायशी इलाका था या व्यावसायिक इलाका था? परिवार वहां पर रहते थे, कुछ पता चल पाया? जी दीपक, बिल्कुल ये इलाका जो था ये मिक्स था, क्योंकि ये इलाका काफी कंजस्टेड है। विष्णुनगर का जो पश्चिमी दिल्ली का जो विष्णुनगर इलाका है, यहाँ पे ये बहुत कंजस्टेड इलाका है। यहाँ पे अगर आप बात करें कि यहाँ पे किस तरह के व्यावसायिक लोग रहते थे या स्थानीय लोग रहते थे, तो यहाँ पे मिले जुले लोग ही रहते थे। यहाँ पे कहीं इस इलाके के थोड़े बाहर ही जो थे, वहाँ पे लोगों ने बाजार लगाए हुए थे। लेकिन यहाँ जो जिस इलाके में फिलहाल ये इमारत गिरी है, यहाँ पे काफी पतली पतली और तंग गलियां हैं, जिस वजह से इमारत से मलबा हटाने के लिए एनडीआरएफ टीम को काफी दिक्कत आ रही है और अभी भी जो है राहत कार्य जारी है। यहाँ पे लोगों की आशंका है कि अब तक जितने 10 लोग जो है निकाले गए हैं, काफी गंभीर रूप से घायल है, तो अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। अभी एनडीआरएफ टीम ने जो अभी तक रिकॉर्ड दिया है, वो सिर्फ इतना ही दिया है कि सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है। और बहुत बहुत शुक्रिया अनु दीवान, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के पुरी में कल रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। ये भगदड़ बाजार और बालागंडी चाक्स इलाके में रथ यात्रा के दौरान हुई। घटना से सबक लेते हुए आज सुबह से यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक सीमा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को रथ के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बार ये यात्रा नवकलेवर रथ यात्रा के तौर पर मनाई जा रही है। 19 साल में एक बार होने वाली इस यात्रा की खासियत ये है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां नई बनाई जाती हैं। श्रद्धालु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को रस्सों से खींचकर गुंडीचा मंदिर तक ले गए। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने इससे जुड़े 9 लोगों की मौत की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। ये लोग व्यापम घोटाले से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं और इनकी मौत के बाद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस बीच पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की गूंज संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई थी। व्यापम मामले की स्टोरी कवर करने वाले पत्रकार अक्षय सिंह की मौत का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठा है। यूनेस्को की महानिदेशक इरिना बोकोवा ने मामले को उठाते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए पत्रकार के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस बीच सीबीआई ने अब तक मारे गए लोगों में से 9 लोगों की मौत की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में सीबीआई ये पता लगाएगी कि इनकी मौत का सीधा संबंध व्यापम मामले से है या नहीं। सीबीआई एक हफ्ते में 10 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और 170 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। उधर कांग्रेस ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच की मांग की है। ये लड़ाई है व्यवस्था में, जिन तरह से लोगों ने बेईमानी से ठगा है समाज को, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम ये अनुरोध करेंगे कि उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में इसका इन्वेस्टिगेशन हो। हत्या को एक्सीडेंट करके उस फाइल को बंद कर दिया। ऐसे व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वो अभी भी अपने पद पर बने रहें। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी मामले की जांच कर रही थी, लेकिन घोटाले से जुड़े लोगों की संदिग्ध मौत ने इसे सुर्खियों में ला दिया। व्यापम भर्ती और दाखिला घोटाले में हाई प्रोफाइल पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह समेत 2000 से ज्यादा लोग आरोपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार अप्रैल 2016 तक जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने में जुटी हुई है। जीएसटी बिल पर बनी सेलेक्ट कमेटी की अंतिम बैठक सोमवार 20 जुलाई को होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मसले पर आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी है। कांग्रेस के तेवर देखकर जीएसटी बिल अभी अधर में ही नजर आ रहा है। सरकार संसद के मॉनसून सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास कराना चाहती है और इसमें सरकार को बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस को इस बिल के कई प्रावधानों पर आपत्ति है, खास तौर पर 1% अतिरिक्त कर के प्रस्ताव पर।
कांग्रेस ने इस बारे में सेलेक्ट कमेटी को लिखित आपत्ति देने का फैसला किया है। बीजेपी और केंद्र सरकार ने इसे गैर जिम्मेदार रवैया बताया है। आज जो स्थिति है उसमें अहंकार और अराजकता की जो गंध आ रही है वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक सवाल है, हमारी फिर भी कोशिश है कि हम संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से जो देश के सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं, बिल हैं, गरीबों के, कमज़ोर तबकों के हित विकास से जुड़े हुए बिल हैं, वो पास हों। सरकार का कहना है कि जीएसटी के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श हो चुका है और संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद जीएसटी को टालने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मॉनसून सत्र में वो कुछ खास मुद्दों पर सरकार का जवाब चाहती है। पूरा देश देख रहा है, जवाब जानना चाहता है। हम इस देश की, जहां तक सुरक्षा की बात होगी, ये देश के लोग और कांग्रेस पार्टी जो भी सत्ता में होगा उसके साथ खड़ी रहेगी, पर उस सत्ता पे जो खड़ा है उसको कोई तो कार्रवाई करनी होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट सत्र में भी भरसक कोशिश की थी कि यह बिल पास हो जाए, लेकिन राज्यसभा में अल्पमत के कारण सरकार ये बिल पास नहीं करा पाई। मॉनसून सत्र में भी जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पास हो पाएगा, इस पर सरकार खुद भी आश्वस्त नहीं है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक बुलाई है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री सभी घटक दलों से मिल रहे हैं। बैठक का उद्देश्य घटक दलों को विपक्ष के सुर से सुर मिलाने से रोकना है। पीएम की यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और वाम दल व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। सोमवार को ही लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक से ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू दोनों सदनों से नेताओं से मिलकर सत्र को सफल बनाने पर चर्चा करेंगे। सीपीएम के 7 साल पहले निकाले गए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की पार्टी में वापसी हो सकती है। पीटीआई के मुताबिक सीपीएम की पश्चिम बंगाल इकाई ने इसकी सिफारिश की है। इस पर सीपीएम का शीर्ष नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रहा है। पिछले 3 सप्ताह में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी 2 बार सोमनाथ चटर्जी के साथ मंच साझा कर चुके हैं। 85 साल के चटर्जी को 2008 में सीपीएम से निलंबित कर दिया गया था। तब उन्होंने लोकसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। वहीं केरल इकाई की सिफारिश पर भी के.आर. गोवरी अम्मा को आज पार्टी में शामिल किया जा रहा है। आरएसएस ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान का समर्थन किया है और उनके खिलाफ प्रदर्शन को हिंदू विरोधी बताया है। वहीं विपक्षी दल इसे संकीर्ण सोच वाला बयान करार दे रहे हैं। अभिनेता गजेंद्र चौहान के एफटीआई का अध्यक्ष बनने का विरोध हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नियुक्ति का समर्थन किया है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में गजेंद्र चौहान के खिलाफ प्रदर्शन के पीछे साजिश का आरोप लगाया है। प्राध्यापक कौन हो, अपना प्राचार्य कौन हो, ये कौन तय करते हैं? विद्यार्थी तय करते हैं क्या? हाँ, उसने कुछ गलती की, ठीक से नहीं पढ़ाया तो शिकायत हो सकती है। जिसको अधिकार है उनकी नियुक्ति का तो उन्होंने नियुक्ति की है। पसंद नहीं है तो स्कूल छोड़ कर चले जा सकते हैं। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है। आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में जो भी फरमान वो जारी करते हैं उसका कोई विरोध करता है तो वो एंटी हिंदू या हो जाता है। आरएसएस की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। स्वायत्त संस्थानों में गलत लोगों की नियुक्ति हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? कल तो कोई प्राइम मिनिस्टर भी अगर संघ की मर्जी के खिलाफ बनेगा तो संघ कहेगा कि ये हिंदू विरोधी है, इसलिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अभिनेता और बीजेपी कार्यकर्ता गजेंद्र चौहान को एफटीआई का चेयरमैन बनाने के बाद से ही संस्थान के छात्र इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी इसकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी में लौटने से साफ इनकार किया है।
दोनों नेताओं ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए उन्हें काफी खरी खोटी भी सुनाई। दरअसल एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने दोनों नेताओं को पार्टी में वापसी का प्रस्ताव दिया था। अभी भी आप चाहते हैं कि प्रशांत जी और योगेंद्र जी पार्टी में लौट आए? अगर कभी ऐसा हुआ तो अच्छा होगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये बयान एक बार फिर से पार्टी में हलचल का कारण बन गया है। अब तक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बागी कह रहे अरविंद केजरीवाल अब उनकी घर वापसी की राह देख रहे हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं ने प्रस्ताव को नकारते हुए केजरीवाल को काफी खरी खोटी सुनाई है। ऐसे ही बोल देना इफेक्ट के लिए कि भाई हम तो चाहते हैं कि योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण वापस आ जाएं, जबकि वो साफ है कि वो समझ अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई इसका सवाल ही नहीं उठता, ना वो चाहते हैं। अब ऐसे बात को गोलमोल करना और दूसरे लोगों पे डाल देना किसी नेता को शोभा नहीं देता। जो किया है, एक नेता की इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि कह सके हाँ मैंने ये फैसला किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच भी ये विवाद का मुद्दा बन गया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुंबई के प्रमुख नेता मयंक गांधी योगेंद्र यादव और भूषण की वापसी पर सहमति जता रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के प्रभारी दिलीप पांडे इस पर कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। अगर प्रशांत और योगेंद्र पहले की तरह अगर आ जाते हैं पार्टी के अंदर और ये यूनाइटेड आप हो जाती है, तो पूरे देश भर में हम इस प्रकार का करने में आसानी ज्यादा हो जाएगी। और उनके साथ कोई सिद्धांतिक प्रॉब्लम्स तो नहीं थे, उनके साथ जो प्रॉब्लम थे वो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स थे। उन सारे लोगों को जिनको ये यकीन है कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की आखिरी उम्मीद आम आदमी पार्टी है, जो इस पार्टी के दर्शन से, इसकी विचारधारा से अपना इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों का हम हाथ खोलकर बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को दिल्ली चुनावों के महीने भर बाद ही 4 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। 28 मार्च को उन्हें राष्ट्रीय परिषद से भी निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के तजुर्बे की कमी शायद अब केजरीवाल को महसूस होने लगी है। इसीलिए केजरीवाल अब अपने बयानों के दम पर उनका घर वापसी का रास्ता बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन फिलहाल ये रास्ता इतना आसान नहीं, क्योंकि खुद केजरीवाल के कहने पर पार्टी के एक बड़े तबके ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बनारस, जहाँ की फिजा में घुला है रंग कला का। हम हैं इस बार बनारस की तंग गलियों में, और इन्हीं तंग गलियों और मोहल्लों में रहते हैं बनारस के बुनकर। लाखों बुनकरों की कहानी जो जुड़े हैं अद्भुत बनारसी कला से। देखिए अस्मिता में इस बार बनारस के बुनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। हम आज आ पहुंचे हैं देश के एक बेहद खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ में। हमारे पिताजी कपड़े के व्यापार में थे, वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी थी। अपने व्यापार से जो समय मिलता था वो धार्मिक कार्यों में समय लगाते थे, और इस बैकग्राउंड के अंदर अपनी परवरिश हुई। कॉलेज में जाने का मैं सबसे पहला था परिवार का। एक मॉरल डिग्रेडेशन हमारी जिंदगी के हर पहलू में आई, जिससे राजनीति भी अछूती नहीं रही। महामहिम राज्यपाल के इस एपिसोड में हमारे आज के मेहमान हैं बलराम जी दास टंडन। आज के अंक में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर मीडिया का कितना असर होता है। जो प्रतिक्रिया आती है मीडिया, उस पर सरकार में चिंतन तो होता है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में मीडिया का काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है।
सरकार जो है अपने संकल्प पे दृढ़ होती है, तब मैं समझता हूं कि मीडिया का उतना असर नहीं पड़ता है। देखिए मीडिया मंथन रविवार शाम 4 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अमरनाथ यात्रा के दौरान मार्ग बालटाल और पहलगाम में बादल फटने की घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हिमाचल में भी 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन इलाकों में परिवहन सेवा, बिजली, पानी की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। दूर दराज के इलाकों में अभी भी लोगों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन में तेज बारिश हो सकती है। दलदल और मलबे का ये ढेर बारिश से पहले पक्की सड़क हुआ करती थी, लेकिन बादल फटने के बाद सड़क कई फुट नीचे दब गई। लोगों को कीचड़ और घुटने भर पानी में उतरे बिना 4 कदम चलना भी मुश्किल हो रहा है। सोनमर्ग के इलाके में अब जमींदोज हो चुके घरों और सड़कों को दुरुस्त करने का काम जारी है। हालात इतने खराब हैं कि राज्य के कई इलाकों से लोग लापता हैं। The people in Kulan who are the worst affected of the village, unfortunately 2 girls have passed away because of getting carried away in this, and there is one male about 40 years old who appears to be a laborer from outside whose mortal remains have also been found. भारी बारिश ने सिर्फ जम्मू कश्मीर में तबाही नहीं मचाई, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी ये कहर बनकर टूटी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों से जान माल के नुकसान की खबरें मिल रही हैं। राजधानी शिमला में जगह जगह पेड़ उखड़ गए, जिसके चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यातायात ठप पड़ गया है। अभी तक अगर हम सभी देखें, जैसे उसमें चाहे ह्यूमन लॉस है, कैटल लॉस है, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जो नुकसान हुआ है 32 करोड़ के करीब अभी तक नुकसान उसमें हमारे को रिपोर्ट आई है। इसी के साथ जो हमारे NDRF है उसकी 2 कंपनीज भी तैनात की गई। मौसम विभाग ने इन इलाकों में आगे भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। बीते 15 दिनों से मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी राज्यों में जीना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत समूचे उत्तर भारत में भी तेज बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है। लेकिन इन इलाकों में बढ़ती गर्मी पर भी इस बारिश ने लगाम कस दी, लिहाजा कुछ लोग खुशनुमा हुए, मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। आज बहुत तेज बारिश हो गई, पब्लिक को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, और बाकी जो बारिश पानी भरा हुआ है इससे पब्लिक थोड़ी ट्रैफिक जाम की हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश के चलते कई घरों में पानी घुस गया है। असम, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में बाढ़ का पानी अभी नहीं उतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से एक बार फिर हजारों लोगों को शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। राज्य के 4 जिले धीमाजी, कोकराझार, लखीमपुर और सोनितपुर बाढ़ से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। सोनितपुर में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। बाढ़ से करीब 80,000 से ज़्यादा लोग पीड़ित हुए हैं। यहाँ पर सरकार ने इस बीच अलग अलग ज़िलों में 19 शरणार्थी शिविर खोले हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही हैं। राज्य में फ़िलहाल बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए सभी तैयारियाँ पूरी होने का दावा भी किया है। और पिछले कुछ दिनों में देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में मानसून से अच्छी बारिश की वजह से खरीफ की बुआई पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 60% ज़्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के फसल बोने के आंकड़े के मुताबिक अब तक 563 लाख हेक्टेयर भूमि में बुआई की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 346 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बोने का काम किया जा सका था। अब तक 132 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में धान बोया गया है, जो बीते साल से करीब 60 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। करीब 56 लाख हेक्टेयर भूमि में दालों की खेती की जा रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा है। ये भी आपको बताएं कि 102 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में मोटे अनाजों, 127 लाख हेक्टेयर में तिलहनों और 93 लाख हेक्टेयर भूमि में कपास की बुआई की जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल की आज मुंबई में अहम बैठक होनी है। बैठक में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के निलंबन के नतीजों पर चर्चा होगी और T20 टूर्नामेंट के लिए नया खाका भी तैयार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त भारत के पूर्व जस्टिस RM
लोढ़ा की अगुवाई वाली समिति ने कड़े फैसले लेते हुए दोनों टीमों पर 2-2 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं इन टीमों से जुड़े गुरुनाथ मैपन और राज कुंद्रा अब क्रिकेट से किसी भी रूप से नहीं जुड़ पाएंगे। गवर्निंग काउंसिल की कोशिश है कि इन दोनों टीमों को बीसीसीआई के नियंत्रण में लाकर टूर्नामेंट में शामिल किया जाए। इसके अलावा ये विकल्प भी होगा कि दोनों फ्रेंचाइजियों को बर्खास्त किया जाए और निविदा प्रक्रिया के जरिए 2 नई फ्रेंचाइजियां लेकर लाई जाएं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। पहला T20 मैच जीतकर भारत 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया की कोशिश दोनों मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की होगी। वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद युवा टीम के हौसले काफी बुलंद हैं। सऊदी अरब ने आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आईएस से जुड़े एक संगठन के 431 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त इनकी पुलिस से झड़प भी हुई। इसमें 6 आतंकवादियों समेत 37 लोगों की मौत हो गई। पकड़े गए आतंकवादियों में ज्यादातर सऊदी अरब के नागरिक हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बल, सरकारी संस्थान और दूतावास भी इन आतंकियों के निशाने पर थे। सऊदी अरब में बीते महीनों में कई मस्जिदों पर हमले भी हुए हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। आईएस का फिलहाल इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा है। هذا التنظيم هي الجرائم التي أشرت لها في البداية، وهي جريمة استهداف المصلين في قرية الدال وبالأحساء، وكذلك استهداف مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببلدة القديح، ومسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर आधी रात तक फायरिंग, 5 लोग जख्मी। विदेश मंत्रालय ने कहा शिमला समझौते के बाद यूएन सैन्य पर्यवेक्षक समूह का वजूद खत्म। सीबीआई ने व्यापम मामले में 9 मौतों की जांच शुरू की। इन मामलों में पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई। एसआईटी के काम पर उठे सवाल। दिल्ली में देर रात ढही 4 मंजिला इमारत, 4 महिलाओं समेत 5 की मौत। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। लोढ़ा समिति के फैसले पर होगा विचार। T20 के नए प्रारूप पर भी चर्चा। सऊदी अरब में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आतंकी संगठन से जुड़े समूह के 430 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार। बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा।